नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आप सभी को मैं ये बताना चाहूँगी कि हर साल केंद्रीय विद्यालय संगठन कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म निकालने से पहले और कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के ऑफलाइन फॉर्म निकालने से पहले दिशा निर्देश अर्थात गाइडलाइंस जारी करता है, जिसमें दाखिले से संबंधित संपूर्ण जानकारी विस्तार में दी गई होती है। और सभी लोग, चाहे वह अखबारों के लिए अलग अलग लेख लिखते हैं, चाहे वह यूट्यूब चैनल्स के लिए वीडियोस बनाते हैं, या फिर अलग अलग वेबसाइट्स पर जो लोग अलग अलग आर्टिकल्स डालते हैं, वह इसी गाइडलाइन को देखकर, इन्हीं दिशा निर्देशों को देखकर ही लिखते हैं या फिर वीडियोस बनाते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जो अभी जारी करे हैं शैक्षिक सत्र 2021-22 के दिशा निर्देश, उसमें क्या कहा गया है और किस प्रकार से पिछले साल के दिशा निर्देश से यह भिन्न है, मैं आपको आज की वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूं। आप सभी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। देखिए, यह है केंद्रीय विद्यालय संगठन, साफ साफ लिखा हुआ है 21-22। अब सबसे जब शुरुआत की जाती है तो उसके बारे में बताया जाता है कि ये दिशा निर्देश किसके लिए हैं। तो इस पर साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि दिशा निर्देश शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए हैं। यह उन केंद्रीय विद्यालयों पर लागू नहीं है जो भारत के बाहर है। जी हाँ, भारत के बाहर भी केंद्रीय विद्यालय हैं, यह उन पे लागू नहीं है। और भारत के केवल एक केंद्रीय विद्यालय पे लागू नहीं है, जो कि प्रेसिडेंट स्टेट में है, जिसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय। उसके अलावा देश के सभी केंद्रीय विद्यालयों में लागू है। केवल एक केंद्रीय विद्यालय में, जो दिल्ली के प्रेसिडेंट स्टेट में राष्ट्रपति भवन के उसमें जहाँ पे लागू वह जो केंद्रीय विद्यालय है, उसमें जो केंद्रीय विद्यालय केवल उसी पे लागू नहीं है। और जो देश के बाहर के केंद्रीय विद्यालय हैं, उसके अलावा जितने भी केंद्रीय विद्यालय में है, सभी राज्यों के केंद्रीय विद्यालयों में यह लागू है। अब कुछ इन्होंने परिभाषाएं दी हुई हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से इनका मतलब क्या है। साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है जो रेगुलर एम्प्लॉय है, यानी कि कोई ऐसा नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है, उन्हें नहीं मानते। ट्रांसफरेबल क्या मतलब क्या होता है, ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, पीएसयू से मतलब क्या है, सिंगल गर्ल चाइल्ड का मतलब क्या है, ये मतलब बताते हैं। सिंगल गर्ल चाइल्ड मतलब मैं आप बताना चाहूँगी माता पिता के इकलौते संतान। और फिर कौन से सेक्टर्स को प्रायोरिटीज़ मिलती हैं दाखिले में, उसके बारे में जानकारी दी गई है। अब उम्र से संबंधित आपको जानकारी दी है कि कितनी उम्र कम से कम होनी चाहिए दाखिले की, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 31 मार्च 2021 पर रखकर आपको उम्र का आंकलन करना होगा। कक्षा पहली में दाखिले के लिए कम से कम 5 साल उम्र होनी चाहिए और 7 से कम होनी चाहिए। दूसरी में 6 साल 8 से कम, तीसरी में 7 साल 9 से कम, चौथी में 8 साल 10 से कम, पाँचवीं में 9 साल 11 से कम, छठी में 10 साल 12 से कम, सातवीं में 11 साल 13 से कम, आठवीं में 12 साल 14 से कम, नौवीं में 13 साल 15 से कम, 10वीं में 14 साल 16 से कम। और 11वीं और 12वीं कक्षा में दाखिले के लिए उम्र का यह आंकलन होता है कि जिस साल 10वीं का नतीजा आया है उसी साल 11वीं में दाखिला मिलेगा, और जिस साल 11वीं का नतीजा आया है उसी साल 12वीं में दाखिला मिलेगा। और वह बच्चे जो विकलांग हैं, उन्हें अधिकतम उम्र में 2 साल की छूट स्कूल की प्रिंसिपल के द्वारा दी जा सकती है। अब किस प्रकार से क्लास स्ट्रेंथ होगी उसके ऊपर जानकारी दी है। मैंने आपको बताया था कि कम से कम 40 बच्चे क्लास में तो होते ही हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि केंद्रीय विद्यालय दाखिले में जो सबसे ज़्यादा जिसके पास अधिकार होते हैं वह होती है उस केंद्रीय विद्यालय की प्रिंसिपल। अब कुछ कैटेगरीज के बारे में बताया गया है। शेड्यूल कास्ट कैटेगरी 15%, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी 7.5% और 27% कोटा ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। मैं साफ साफ शब्द में कहना चाहूँगी, नॉन क्रीमी लेयर वह लोग जो ओबीसी क्रीमी लेयर में हैं, वह इस कोटा में नहीं आते, क्योंकि ओबीसी क्रीमी लेयर आमतौर पर जनरल कैटेगरी के तहत ही उनका जनरल कैटेगरी के तहत ही जो जनरल कैटेगरी वालों को जो सुविधाएं होती है वही उन्हें मिलती है। तो यह लिखा हुआ है 15% शेड्यूल कास्ट, 7.5 शेड्यूल ट्राइब, 27% अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर। अब बहुत से माता पिता मुझसे पूछते हैं कि मैम हमारे बच्चे स्पेशल चिल्ड्रन है, विकलांग है, तो क्या उनका केंद्रीय विद्यालय में दाखिला हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। 3% सीट जो होती हैं वह रिजर्व होती हैं RTE यानी शिक्षा के अधिकार के तहत उन बच्चों के लिए जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं। अब केवी ट्रांसफ़र के बारे में जानकारी दी गई है कि केवी ट्रांसफ़र किस प्रकार होता है। केवी ट्रांसफ़र के ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। और फ्रेश एडमिशन्स 10th और 12th के मुझसे बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम हम 12th और 12th के फ्रेश एडमिशन करवाना चाहते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है ये तभी कंसिडर किए जाएंगे जब डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द रीजन इससे संबंधित वो इसे मानेंगे।
मतलब कि ऐसा नहीं है कि किसी भी 10th और 12th के बच्चे ले लिए जाए एडमिशन के लिए। 10th और 12th के डेप्यूटी कमिश्नर जो उस रीजन के होते हैं वह इस पर फैसला लेते हैं, इसलिए 10th और 12th के इसलिए इतने ज़्यादा दाखिले हो नहीं पाते हैं। और कुछ पॉइंट्स भी दिए हुए हैं कि 12th में एडमिशन के लिए 11वीं में 55% होने चाहिए, 10वीं में एडमिशन के लिए 9वीं में 55% होने चाहिए इत्यादि। अब कुछ स्टूडेंट्स जो अब्रॉड रहते हैं, अब्रॉड में केवी इसलिए है क्योंकि बहुत से जो इंडियन डिप्लोमेट्स बाहर रहते हैं उनके बच्चों के लिए होता है। और वेकेंट सीट्स के ऊपर लिखा है, वेकेंट सीट्स पर दाखिले की संबंधित जानकारी है। कुछ स्पेशल प्रोविजन जिन्हें विशेष प्रावधान कहते हैं, जिसमें बताया गया है कि जो हमारे माननीय सांसद होते हैं, ऑनरेबल हमारे जो एमपी जो होते हैं, उनके बच्चे और उनके आगे ग्रैंड चिल्ड्रन उन्हें केवी में रिजर्वेशन मिलता है। फिर वो लोग जो केवीएस में कार्यरत हैं या फिर रिटायर हो चुके हैं, उनकी बेटा को और आगे बच्चों को, बेटी के बच्चों को और बेटे के बच्चों को भी, और उन्हें भी आरक्षण मिलता है। उसके अलावा है डाइड इन हार्नस हैं वह लोग बच्चे जिन्हें परमित चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, नौसेना मेडल, वायु सेना मेडल, ऐसे बच्चों को दाखिला उन्हें विशेष प्रावधान के रूप में मिल जाता है। और स्पोर्ट्स में जिन बच्चों ने बहुत अच्छा करा है, सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में बता चुकी हूँ कि उनमें उसके हिसाब से कक्षा पहली में हर सेक्शन में कम से कम 2 बच्चियों का, और कक्षा छठी में हर कक्षा छठी से हर क्लास में कम से कम 2 बच्चों का दाखिला। कक्षा पहली में हर सेक्शन में 2 और छठी से हर क्लास में कम से कम 2 बच्चों का सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत दाखिला हो सकता है। अगर आपकी जुड़वा बेटियां हैं तब भी आप सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत अप्लाई कर सकते हैं। और जो पेरेंट्स जिन्हें नेशनल अवार्ड मिला टीचर्स के लिए, उनके बच्चों को भी मिलता है। वह बच्चे जो नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, बालश्री अवार्ड मिला है, उन्हें भी मिल सकता है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके 100 बच्चों को केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा आरक्षण मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो उनके होते हैं उनके बच्चों को भी आरक्षण मिलता है। ऐसे बहुत सारे आरक्षण हैं छोटे छोटे जो सबको मिलते हैं। और रॉ के बच्चे जो रिसर्च और एनालिसिस विंग है उनके बच्चों 15 बच्चों को मिलता है। और अब आप देखेंगे डीडीए के एम्प्लॉयज़ हैं जो वह केंद्रीय विद्यालय जो दिल्ली में डीडीए की ज़मीन पर है वहाँ पे भी मिलता है। अब बात आ गई आपकी एमपी कोटा की। एमपी कोटा बता चुकी हूँ, पहली से 9वीं तक दाखिला होगा। और लोकसभा राज्यसभा किसी के भी सांसद हैं वह उन्हें अधिकार मिलता है 10 बच्चों का दाखिला करवाने के लिए। आर्मी कोटा की बात की गई है। आर्मी, नेवी और कोस्ट गार्ड्स 6 जो उनके डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन को वो 6 बच्चों का नाम रिकमेंड कर सकते हैं। अब आर्मी कोटा के बारे में लिखा है, आर्मी कोटा के बारे में डिटेल लिखा है। और अब कुछ प्रोसीजर्स लिखे हैं कि किस प्रकार से इनके फॉर्म आएंगे, रजिस्ट्रेशन का क्या तरीका है। इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है कि कक्षा दूसरी और उससे पहले की कक्षाओं में रजिस्ट्रेशन तभी होगा यदि सीट्स खाली होंगी। और उसके अलावा कक्षा 11वीं में दाखिला कक्षा 10वीं के रिजल्ट के बाद होगा। फॉर्म्स मुफ्त होंगे, फॉर्म से कोई पैसे नहीं ले सकते आपसे। और डॉक्यूमेंट्स की बात की गई है। डॉक्यूमेंट्स में मैंने आपको बता चुकी हूँ, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए बच्चे का कक्षा पहली में दाखिले के लिए, बच्चे का एड्रेस प्रूफ चाहिए, माता पिता में से किसी के नाम का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, पीएसयू एम्प्लॉयज़ के बच्चों को, ग्रैंड चिल्ड्रन को, और ऑनरेबल एमपी के बच्चों, ग्रैंड चिल्ड्रन को, केवीएस एम्प्लॉयज़ के बच्चों, ग्रैंड चिल्ड्रन को दाखिला आसानी से मिलता है। और जो बच्चे स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए सरकारी सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस होना चाहिए। साफ साफ लिखा है आपने फॉर्म भरा, इसका मतलब ये नहीं कि आपके बच्चे को दाखिला मिल ही जाएगा। आधा अधूरा फॉर्म पे भी आपको दाखिला नहीं मिल सकता। आपने गलत सर्टिफिकेट लगाया उस पर भी दाखिला नहीं मिलेगा। अब एक तरीका बताया कक्षा पहली में दाखिले कैसे होंगे। रिजर्वेशन के बारे में बताया गया सबसे पहले कि 25% सीट्स आरटी बच्चों के लिए, यानी कि 40 में से 10 सीट्स उन बच्चों के लिए चलेगी जो आरटी के तहत जिनका दाखिला होगा। एससी 15% यानी कि 6 सीट्स, एसटी 7.5 यानी कि 3 सीट, ओबीसी 27% 11 सीट्स। तो कुल मिला के 30 सीट्स का हिसाब तो ये बन रहा है। कम से कम 40 होती है, उससे ज़्यादा पे एडमिशन मिलता है, आप चिंता मत करिए। और जो लॉटरी का तरीका होता है वो इस प्रकार होता है। आरटी सबसे पहले, उसके बाद डीए लॉटरीज, उसके बाद कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, एससी एसटी, ओबीसी, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, कैटेगरी 6। और तरीके बताए गए हैं 4th लॉट, 5th लॉट, ऐसे करके
खाली सीट रह जाती है SC ST की तो दोबारा फॉर्म निकाले जा सकते हैं। और डिसएडवांटेज ग्रुप के बारे में बताया, DG कैटेगरी, जैसे हमेशा बताती हूँ कि EWS DG कैटेगरी भी केंद्रीय विद्यालय में होती है क्योंकि वो RTE का हिस्सा है। और RTE में एक डिस्टेंस का पॉइंट होता है। रूरल एरियाज़ में कम से कम स्कूल से घर की दूरी 6-8 किलोमीटर से कम की होनी चाहिए और अर्बन एरियाज़ में 5 किलोमीटर से कम होनी चाहिए। और कक्षा पहली का ऑनलाइन मोड से होता है, बाकी कक्षाओं का ऑफलाइन मोड से होगा। फीस के बारे में RTE के बारे में लिखा हुआ है कि जो RTE के तहत जिन बच्चों का दाखिला होगा उनकी फ़ीस नहीं होगी। NCERT बुक्स पे, नोटबुक्स पे, स्टेशनरी पे, यूनिफॉर्म पे, ट्रांसपोर्ट पे जो खर्चा होगा उन्हें रीइंबर्स हो जाएगा, लेकिन स्कूल के पास फंड होने चाहिए। और कक्षा 8वीं तक वो इन सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। और जिन अभिभावकों को अपने ऑफिस से RTE यानी फीस रिइंबर्समेंट मिल रहा है वो RTE कंसेशन क्लेम नहीं कर सकते। और दूसरी से 8वीं के बारे में लिखा है, कक्षा 9वीं के बारे में लिखा है, एंट्रेंस टेस्ट की बात की गई है। एडमिशन टेस्ट होगा इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस 3 घंटे का पेपर 100 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स ईच। और जनरल कैटेगरी के बच्चों को 100 में से 33 नंबर लाने पड़ेंगे पास होने के लिए कम से कम। और SC ST और दिव्यांग बच्चों को 25% यानी कि 25 नंबर। क्लास 11 के एडमिशन के बारे में लिखा है, कॉमर्स में एडमिशन लेने के लिए 55% एग्रीगेट होना चाहिए 10th में, साइंस में एडमिशन लेने के लिए 60% एग्रीगेट होना चाहिए, ह्यूमैनिटीज़ में आप पास एटलीस्ट होना चाहिए आपको। ये संबंधित जानकारी है। और ये हो गया 20 पन्नों का 20 पेजेस का एक आपका नोटिफिकेशन, माफ़ कीजिएगा गाइडलाइंस पूरी। और मैंने कोशिश करी है मेन पॉइंट्स आपको ज़रूर बताऊँ। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूँगी, आप एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिएगा। और एज सच मुझे कोई डिफरेंस लगा नहीं, मैं बोलूँ कि कोई फ़र्क लगा, बड़ा फ़र्क, कोई चेंजेस मुझे लगे नहीं। पिछले साल की तरह है। OBC NCL 27% रिजर्वेशन के बारे में लास्ट ईयर भी था, इस साल भी है, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं इशू था, लेकिन इस बार फिर लिखा गया, मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन में इस साल इशू नहीं आएगा कोई। और बाकी मोर और लेस सेम है। आप चाहें तो आप खुद भी से देख सकते हैं। और हो सकता है कि आप भी किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो जिसके बारे में शायद आपको ही ना पता हो, स्पेशल प्रोविजन या विशेष प्रावधान के तहत वो कैटेगरी आती हो, शायद हो सकता है, बहुत बार ऐसा होता है। तो उम्मीद करती हूँ उस जानकारी से आपको लाभ होगा। कोशिश करी है मैंने आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेकर आऊँ, और केंद्रीय विद्यालय की ज़्यादातर जानकारी मैं सबकी शिक्षा के माध्यम से आपके लिए लाती रही हूँ और आगे भी लाती रहूँगी। फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि सब क्लासेस का, मतलब पहला ऑनलाइन, कक्षा पहले का ऑनलाइन और दूसरे उससे ऊपर की कक्षाओं का ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरने संबंधित जानकारी भी मैं लाती रहूँगी। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। सबकी शिक्षा ने कहीं ना कहीं एक जिम्मा उठाया है कि बच्चों के दाखिले में मदद करी जाएगी, और एक कहीं ना कहीं मेरा सपना है कि सभी बच्चे अच्छे स्कूल पहुँचे और उन्हें अच्छी पढ़ाई मिले। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।